हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम एमपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। हमारी ये सेकंड क्लास होने वाली भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम प्रमुख घटना चक्र जो सीरीज़ है ये चल रही है हमारी, ठीक है, पुनर्विलोकन वाली। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, आप लोगों को पहले का थोड़ा रिवाइज़ करा देते हैं, मतलब बता देते हैं। तो इससे पहले हमने पहली क्लास में प्रमुख आपके क्या देखे, प्रमुख अधिनियम, ठीक है, अधिनियम देखे थे हमने प्रमुख। तो इन अधिनियम में जो दो प्रमुख अधिनियम थे, कौन से, 1919 और 1935 का। तो इनमें जो प्रमुख बातें थी उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 1919 में हमने क्या देखा था, तो 1919 से पहले एक 1909 भी था, ठीक है। 1909 के बारे में भी देख ही लो यहाँ पर। तो 1909 में आपको क्या देखने को मिला था, तो इसमें आपको माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखना कि यहाँ पर मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया था, तो इस हिसाब से सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक आपका जो निर्वाचन था प्रतिनिधित्व का, यहाँ से आरंभ होता है सांप्रदायिक। तीसरी बात क्या याद रखना है कि आपके जो कार्यकारिणी वायसराय थी ना, इसमें आपको भारतीय को शामिल करने की बात की थी और सत्येंद्र नाथ को पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर याद रखना है इतनी। और इसके अलावा फिर 1919 की बात करें तो 1919 को किस नाम से जानते हैं, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। किस नाम से, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, ये हमने वहाँ पर देख लिया था। उसके अलावा इसमें क्या था कि इसमें आपको केंद्र में क्या देखने को मिला था, तो केंद्र में द्विसदन, ठीक है, केंद्र में दो सदन या द्विसदन देखने को मिला था। और उसके बाद क्या देखने को मिला था, और जो संपूर्ण विषय थे उनको क्या दो भागों में बांट दिया था, ठीक है, केंद्र और प्रांतीय विषयों में। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और प्रांतों में क्या किया गया था, प्रांतों में यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था, ठीक है, द्वैत शासन। ये 1919 की प्रमुख आपको विशेषता देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ इसमें चाहो तो याद रख लेना, इसमें आपको किस को, ईसाइयों को और आंग्लो इंडियन और यूरोपियों को भी क्या किया गया था, इसमें आपका सिखों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये चीज़ यहाँ पर देख लेना। और इसी के अधिनियम के द्वारा 1923 में आपके क्या किया गया था, मतदान, जो विधायिका के सदस्यों को मतदान देने का अधिकार था और बजट पर बहस या प्रस्तुत करने का पहली बार प्रावधान था। और इसी के द्वारा आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसका गठन की बात की गई थी। और 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। केंद्रीय और उसके प्रमुख अध्यक्ष कौन बने थे, सर रास बाकर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 1935 का एक्ट आता है, इसे हम क्या लघु संविधान बोलते हैं, लघु संविधान बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि यहाँ पर केंद्र में क्या किया गया, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, द्वैत शासन, ठीक है। और प्रांतों को क्या किया गया, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई, मतलब प्रांतों से हटा दिया गया। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और 1935 में ही आपकी 3 सूचियाँ आई थी, ठीक है, कौन कौन सी, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची आई थी। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा को अलग किया गया था और सिंध और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था, ठीक है। बर्मा को मतलब वर्तमान का म्यांमार को अलग किया गया था। ये इस अधिनियम की प्रमुख आपको याद रखना है। और इसी में आपको क्या याद रखना है कि इसी में आपको जो संघीय लोक सेवा आयोग के लिए और प्रांत में लोक सेवा आयोग स्थापित की गई थी, ठीक है। केंद्र में यूपीएससी जैसा मान लो और प्रांत में पीएससी या पीसीएस मान लो। और आरबीआई की गठन भी इसी अधिनियम के द्वारा होता है, ठीक है, आपको याद रखना 1935 के अधिनियम के द्वारा होता है। और इसमें आपको याद रखना हरिजनों के लिए क्या किया गया, अलग पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये चीज़ यहाँ पर थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्या, आज से। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट, संविधान सभा, ठीक है। तो आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, संविधान सभा से जितने प्रश्न हैं उनको देखेंगे, फिर आगे भी हम देखते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ये आपको किसने प्रस्तुत किया था, आपका स्वराज पार्टी 1974 में, ठीक है। किसने किया, 1934 में, 74 नहीं 1934। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ये याद रखना किसने किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1974 में, ठीक है। रांची में स्वराज पार्टी ने आत्म किया था, ठीक है, रांची में याद रखना। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें और आपको क्या याद रखना है, हाँ, इसके अलावा क्या होगा कि सर्वप्रथम किसने, तो स्वराज पार्टी ने किया था। फिर आपसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। तो औपचारिक रूप से याद रखना, ठीक है, औपचारिक। तो औपचारिक रूप से किसने किया था, तो एम एन रॉय ने।
और अनौपचारिक से, तो अनौपचारिक से आपका क्या था, संविधान सभा की प्रथम मांग स्वराज पार्टी ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो स्वराज पार्टी ने की थी ये कौन सी थी, अनौपचारिक, अनौपचारिक, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। औपचारिक एम.एन. रॉय ने किया था, कब किया था, 1934 में किया था, और स्वराज पार्टी ने भी 1934 में। फिर 1934 में पहली बार कांग्रेस कार्य समिति में संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग की पेश की थी, किसने, कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने। फिर इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पे आधार पर होना चाहिए। फिर 1940 में अपने लॉर्ड जो बनते हैं लिंग लिथो, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था क्या, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था कि युद्ध के उपरांत संविधान सभा बनाने की घोषणा की गई और यह एक प्रकार के अपने लिए संविधान निर्मित करने के लिए भारतीयों के अधिकारों की अंग्रेजों द्वारा प्रथम औपचारिक स्वीकार थी। ये पूछा जाएगा अंग्रेजों द्वारा औपचारिक मांग, तो कौन सा आपका लॉर्ड लिंगलिथो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और पहली बार स्वीकार किया कि हम नया संविधान बनाएंगे, ठीक है, ये आपको कब आया था, तो ये 1940 में, ठीक है, और 1942 में आपका 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, क्या, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव, समझ में आ गया। सबसे पहले अनौपचारिक स्वराज पार्टी ने, औपचारिक एम.एन. रॉय ने, फिर उसके बाद आपके कांग्रेस समिति ने, कब, 1934 में ही। फिर उसके बाद अंग्रेजों द्वारा, तो 1940 में अनौपचारिक रूप से लॉर्ड कौन थे, आपके लॉर्ड लिथो, ठीक है, लिथिगो, ये याद रखना। और 1942 में क्रिप्स मिशन, ये संविधान सभा से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित होगा। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा के प्रस्तुत किया, तो एम.एन. रॉय ने किया, ठीक है, किसने किया, एम.एन. रॉय ने। तो जहाँ हम जैसे मैं बता चुका हूँ उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, तो किसके द्वारा किया गया आपका, तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा, कब आया था, 1942 में, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन, ये हो गया हमारा। इसके अलावा फिर आपको ऊपर दिख रहा होगा क्या, साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन आपका कब आया था, तो साइमन कमीशन आपको याद रखना, ये आया था 1927 में, कब आया था, 1927 में। 1935 तो आपको पता ही है। फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन कब आया था, अगर ऐसा देखा जाए तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है, कैबिनेट मिशन, इनका सन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या के निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व में कितनी जनसंख्या का अनुपात था, तो 10 लाख प्रति व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम हुड, स्टेफोर्ड किप्स, पैथिक लॉरेंस या एबी अलेक्जेंडर, तो कौन हो जाएगा, ए नंबर के आपके हो जाएंगे, ठीक है, ये नहीं थे। इनके अलावा तीनों आपके थे सदस्य और अध्यक्ष, तो इसमें आपको अध्यक्ष कौन थे, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और सदस्य तो पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, ये कौन थे उस समय, तो भारत सचिव, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर एबी अलेक्जेंडर, तो ये याद रखना, नौसैनिक मंत्री थे, ठीक है, नौसैनिक मंत्री, सैनिक या सेना मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के 1942 के अंतर्गत, मैं आपको ये भी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। क्रिप्स मिशन के द्वारा तो बोला गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा तो बोला गया था कि युद्ध सेकेंड जो वर्ल्ड वार 2 है, ठीक है, ये खत्म होने के बाद क्या करेंगे, आपके लिए संविधान सभा बना देंगे, तो ये बोल दिया गया। लेकिन गठन सही में किसके द्वारा किया गया, जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 2, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो 1995 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो कौन हो जाएंगे आपके इसमें, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा होती है, तो ये याद रखना अंतरिम सरकार के बारे में कि इसका गठन कब हुआ था या घोषणा कब हुई थी, तो 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त 1946, 47 में अपना देश आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला, ये 2 सितंबर, ठीक है, अगस्त और 2 सितंबर को क्या करा उन्होंने, कार्यभार संभाला, ठीक है, भाल, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जिसमें वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन था, तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया, ये याद रखना है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो गोपालचारी, राधा किशन, राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम। तो कौन हो जाएंगे आपके इसमें? राधा किशन नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। क्वेश्चन क्या, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे आपको पता है 24 अगस्त अभी मैंने बताया 1946 को क्या हुआ आपका कि अंतरिम सरकार जो था नवनिर्वाचित संविधान सभा के लिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अभी मैंने बताया आपको 24 सितंबर। ठीक है, और 2 अगस्त को क्या किया गया? कार्यभार संभाला। तो ये याद रखना। इसमें क्या होता है कि सी राजगोपालचारी क्या थे? तो ये याद रखना, शिक्षा मंत्री। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि रक्षा मंत्री कौन था। तो सी राजगोपालचारी कौन थे आपके? तो ये हो जाएंगे आपके शिक्षा एवं कला के। ठीक है, शिक्षा मंत्री याद रखना, अधिकतर कला तो इसमें पूछा नहीं जाएगा, शिक्षा। फिर राजेंद्र प्रसाद आपके कौन थे? तो ये आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री, ये चीज़। फिर जगजीवन राम कौन थे? तो जगजीवन राम के बारे में आपको याद रखना, श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री। इसके अलावा प्रमुख आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। ठीक है, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य मंत्री आपके कौन थे? तो याद रखना कौन हो जाएगा? गजनफर अली खां। ठीक है, गजनफर अली खां। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चंदूरीकर। ठीक है, आई चंदूरीकर। चलो छोड़ो इनको। फिर संचार मंत्री, तो संचार मंत्री याद रखना कौन बने थे? तो संचार मंत्री अंतरिम सरकार में बने थे अब्दुल नस्तर। ठीक है, अब्दुल रब नस्तर। फिर उसके अलावा आप याद रख सकते हो रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो बलदेव, ठीक है, सिंह। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। फिर रेलवे मंत्री और परिवहन, तो आसफ अली, रेल एंड परिवहन। तो कौन बने थे? आसफ अली। इतनी चीज़ आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, आसफ अली। तो शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी बने थे। राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य मंत्री। कृषि श्रम मंत्री कौन बने थे? तो जगजीवन। फिर आपसे कृषि मंत्री पूछे तो कृषि मंत्री आप याद रख लेना, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचार मंत्री तो अब्दुल रब नस्तर। स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। और रेलवे या परिवहन मंत्री तो आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कथन और कारण वाला है आपका ये। तो इस क्वेश्चन को सही से लगाइएगा कि जो वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो इसमें आपको सही क्या देखने को मिलेगा? कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, कारण गलत है। तो वेवेल योजना की थी क्या थी? सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, कब हुई थी? 1943 में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। में क्या हुआ था कि जो लिन लिथो आपके थे, इनके स्थान पे आर्किबियड वेवेल वायसराय बने थे। ठीक है, अभी अपन ने पीछे देखा था। तो इनके स्थान पे कौन बने थे आपके? तो आर्किबाल्ड वेवेल। ठीक है, ये क्या बने थे? वायसराय, वेवेल वायसराय। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ये बन गए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि संविधान जो गतिरोध था ना, इसको दूर करने के उद्देश्य से 1945 में इन्होंने प्रशासनिक संबंध में ब्रिटिश के विस्तार से बात की। उन्होंने क्या रखा कि जून 1945 में वेवेल योजना रखी। ठीक है, 1945 में। और इस योजना में क्या था? तो इस योजना में जो था कि कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर कर दो। ठीक है, या बराबर होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, परिषद में वायसराय तथा कमांड इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना था, ये चीज़ भी बोली। इनको छोड़ो तो इन्होंने क्या बोला कि इस योजना में कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान की संख्या समान कर दो। तो ये करने से क्या होगा कि वेवेल की योजना का ऐसी व्यवस्था से भारत में बंटवारा बच जाएगा। तो उनका ऐसा कोई भी विचार नहीं था। ठीक है, जिससे बंटवारा बच जाए। तो इससे बंटवारे का कोई लेना देना नहीं, इसलिए ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, कारण आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो क्या सही देखने को मिलेगा आपको इसमें? देखो, वयस्क मताधिकार के आधार पे थी तो गलत हो जाएगा ये तो आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी तो गलत है, ये अप्रत्यक्ष था, ठीक है, अप्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। फिर ये बहुदलीय निकाय थी, तो ये सही बिल्कुल बात हो जाएगी कि ये बहुदलीय निकाय थी, ठीक है। और इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी समितियों के माध्यम से इसने कार्य किया था। और समिति भी हम आगे देखेंगे, एक एक करके आएगी। फिर भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन आपको इसमें सही देखने को मिलेगा। देखिए, ये वयस्क मताधिकार आधार थी नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, तो बिल्कुल सही बात है, अभी देखा नहीं थी। और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष थी, ठीक है, तो बी गलत। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो बहुदलीय संरचना थी, ये भी गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो बिल्कुल सही। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, थोड़ा सा लैंग्वेज बस चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो कौन सा आपको गलत कथन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, उसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया, तो बिल्कुल सही है। जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बी.आर. अम्बेडकर देखेंगे, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है ये। फिर इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया, तो ये गलत हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर इस चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। फिर कर और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो बिल्कुल सही। MPPSC 2012 में ही पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्य ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, जो गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसका सी सही है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य तो कैसे चुने गए थे, आपको ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि टाइम बचे हमारा, जहाँ आपको समझाना होगा, जहाँ नई चीज़ें मिलेगी मैं वहाँ पर आपको बेशक बताऊँगा, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे हुआ, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासक द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर आपको भारतीय प्रांतीय सभा दिखेगा। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग कर दिया हर क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का बस पूछने का तरीका एक ही रखा है। संविधान सभा ने चुने स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे आपके, आपको पता है स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आपके, राजेंद्र प्रसाद। अब 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पहली बात 9 दिसंबर, जहाँ देखो आपको बताना भी है ना, वहाँ मैं आपको बताऊँगा भी सही, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। क्या होता है 9 दिसंबर 19 पहली बैठक, ठीक है, फर्स्ट बैठक आपको याद रखना है। फिर क्या होता है आपको कि इसमें अध्यक्ष को बनाया जाता है, तो इसमें अध्यक्ष आपको सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। कैसा, अस्थायी, ये भी चीज़ याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है 9 के बाद 10 दिसंबर 9 को बना दिया जाता है। 10 को क्या होता है आपका, तो 10 को खुशी के मारे सचिदानंद सिन्हा क्या होते हैं, इनको समाती नहीं खुशी और इनकी डेट हो जाती है। अब डेट हो जाती है तो क्या होता है, 10 तो निकल गया, अब 11 दिसंबर आता है। 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है आपका कि संविधान सभा में दूसरी बैठक होती है, और इसमें क्या किया जाता है आपका राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है आपका स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। सेकंड, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आपकी सचिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये भी आपको पता है किसने की थी, सचिदानंद सिन्हा ने, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन सब आपके पीछे हम करके आए, इसलिए आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे आपको इसमें, राजेंद्र प्रसाद दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रथम भी नहीं पूछा, स्थायी भी नहीं पूछा, अस्थायी भी नहीं पूछा, और यहाँ पर सचिदानंद सिन्हा का कहीं से कहीं तक नाम नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद कब बने थे, 11 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्या याद रखना, राजेंद्र प्रसाद। MPPSC 2010 में ही पूछा गया प्रश्न है। और पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, 2020 में पूछा गया, फ्रैंक एंथोनी। कौन थे, फ्रैंक एंथोनी, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट, संविधान सभा की स्थापना की गई, कब की गई आपकी संविधान सभा की स्थापना, 9 दिसंबर 1946, पीछे देख कर आए हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। देखो कितनी बार क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो क्या है कि आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से क्या पढ़ लेना,
लुसेंट पढ़ लेना है, प्लस आप कहीं से आपने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है, पॉलिटी कहीं से पढ़ी है, किसी सर से पढ़ी है, फिर एम लक्ष्मीकांत यहाँ से पढ़िए। इनको पढ़ने के बाद आपको लुसेंट पढ़ना है, ठीक है, लुसेंट भी पढ़ी। तो इन दोनों के पढ़ने से आपकी तैयारी पूरी सही नहीं होती। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, घटना चक्र। फिर घटना चक्र में देखना है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और नया चीज़ आपको क्या देखने को मिला। जो नई चीज़ आपको देखने को मिली उस टॉपिक से, उस टॉपिक में जाओ और वहाँ पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन सभी को बताया 1946, दिसंबर 1946, ठीक है, दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया आपका, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होने वाला दिक्कत है। तो देखो क्या है, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो देखो 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को आपको क्या ये प्रस्ताव था देने का उद्देश्य पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का रूप बना, ठीक है। तो प्रस्तावना आपका कब पारित किया गया, ये आपको संविधान देने का प्रस्ताव, तो 22 जनवरी ये याद रखना। और उद्देश्य प्रस्ताव कब, तो ये आपका 13 दिसंबर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की, जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये थोड़ा कथन वाला है, कथन वाला मतलब ढूंढने वाला। तो कथनों में से कौन सा सही पूछा है, पहली बात तो ये। अब सही कथन हमको छांटना है इसमें, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। तो बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है, तो बिल्कुल सही बात है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, तो बिल्कुल सही बात है। राज्य के मुखिया लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते आपके राज्य के मुखिया को, कौन से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अब राज्य का मुखिया कौन होता है, तो राज्य का मुखिया आपको पता होगा राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। अब इसका चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं आपके, तो आपको पता होगा संसद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, इसमें लेकर आपको थोड़ा सा डाउट या कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और MPPSC ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता है ऑफकोर्स वो डिलीट होने की संभावना रहती है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इसमें 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है, 11 अधिवेशन हुए थे, ऐसे देखा जाए तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन क्या माना जाता है कि जो 12वां अधिवेशन था, ठीक है, ये आपको 24 जनवरी 1950 को वापस हुआ था, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, 1950 को, जबकि सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 12वां। ऐसे 11 और 12 दोनों में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, तब अंतिम बैठक की भी सही तिथि की बात करें तो अभी बताया 24 जनवरी 1950, ठीक है। अब 1947 को तो बोलेंगे आज़ाद हो गया हमारा देश, और ये भी हो गया, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया। उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। संविधान को निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सभी को पता है। कितना खर्च आया था करीबन, तो आपको पता होना चाहिए उस समय का खर्च कितना आया था, करीबन 50 लाख करीब आया था, ठीक है। इतना मत पढ़ो कितना खर्च आया क्या आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अपन को मिलाना है संविधान के, ठीक है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो अब इनको हमें पोल में मिलाना है। तो सही आंसर आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आपको देखना है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष आपके संविधान सभा के कौन बने थे, तो एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी कहाँ पर है, ये रहे, ठीक है, यहाँ पर है। तो ए का 4 IV, ए का IV बस यहाँ पर है। अगर आपको एक चीज़ भी याद थी तो आप सही आंसर लगा सकते थे, फिर भी मैं बता देता हूँ। कांग्रेस प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, तो कौन हो जाएंगे एकमात्र कांग्रेस, तो KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी, ये चीज़ यहाँ पर। फिर राजस्थान की रियासतों के प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो ये याद रखना, VT कृष्णमाचारी, ठीक है। फिर संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, BN राव।
ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। BN राव का फुल फॉर्म आप यहाँ पर चाहो तो देख सकते हो, क्या हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, नरसिंह राव, BN राव का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप करने को तैयार किया गया था, BR अम्बेडकर, सबको याद है ये तो, ठीक है, कोई नहीं भूल सकता। अब इसके अलावा आपको इसके अलावा आपको क्या याद रखना कि इनके सदस्य, ठीक है, और इसके बाद क्या याद रखना, इनके अध्यक्ष। तो सदस्य अध्यक्ष आगे भी आएंगे तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था, तो ये आपका 17 नवंबर 1949 को देखा था, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ दो प्रश्न, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। भारत का संविधान सभा पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब हुआ था आपका ये, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कुछ अनुच्छेद इसके लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949। देख लो कितनी बार पूछा गया, भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया तो 26 नवंबर। भारतीय संविधान की स्थिति को अपनाया गया MPPSC 9810, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कहाँ गया, यहाँ पर तो है नहीं, अच्छा कब लागू हुआ ये पूछा है, ठीक है। अपनाया गया ये बात अलग है, तो ये अपनाया गया अपना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था, ये कब लागू किया गया ये अलग है, और अपनाया कब गया, या स्वीकृत या अंगीकृत कब किया गया, तो ये अलग है। नेक्स्ट, 26 जनवरी के दिन को लागू करने का निर्णय इसलिए दिया गया, संविधान को क्यों लागू किया गया 26 जनवरी को ही, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसी दिन कांग्रेस ने जो था 1930 में अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए आपको 26 जनवरी को लागू किया गया। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है, कब से आपको याद रखना है, ये 26 नवंबर, ठीक है, संविधान दिवस, तो ये आपको याद रखना है। अभी हाल ही से बनाना शुरू किया गया है, ठीक है, 26 ये, ठीक है, ये शायद 2000 याद नहीं आ पा रहा है ऑन टाइम, 2014 या 15 से ही संविधान दिवस अपन इसको मनाने लगे हैं, ठीक है। क्यों 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन अपना संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान भारतीय संसद द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, संसद द्वारा नहीं, सॉरी, भारतीय संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है, को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये आपका किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था BR अम्बेडकर का आपका संविधान सभा में, तो ये आपको याद रखना है कहाँ से हुए थे, तो ये हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है, कहाँ से हुए थे, बम्बई प्रेसिडेंसी से। आपको इनके बारे में ये याद रखना है कि जो संविधान सभा के प्रारंभ में चुनाव हुए थे ना, तो ये अविभाजित भारत के बंगाल के प्रांत से पूर्व भाग से निर्वाचित हुए थे, ठीक है, अविभाजित बंगाल से क्या हुए थे, इनका निर्वाचन हुआ था, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अविभाजित बंगाल जो पहले क्या था, पाकिस्तानी था, ठीक है, POK ही था, आपको ये याद रखना है, वहाँ से निर्वाचन हुआ था इनका, ठीक है। फिर ये पाकिस्तान क्षेत्र में चले जाता है, तो अब वहाँ पाकिस्तान में चले गया तो इंडिया के लिए कुछ कर नहीं सकते। फिर क्या किया जाता है कि जो भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंट्स में थे ना, पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित किया, ठीक है, उपचुनाव हुए, वहाँ पर फिर वापस से बाबा साहब को, BR अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्वाचन में शामिल किया गया, जीते और वहाँ से आपके बने, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी, तो ये चीज़ MPPSC ने पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो आपको 14 अप्रैल 1881, ठीक है, 14 अप्रैल 1881 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, 1956 को, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। अब आपको पता है 1956 में अपना 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, कमेंट करके जल्दी बताओ, इस दिन कुछ हुआ भी था 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, क्या हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताओ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श में परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुई, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया। ऑल इंडिया मतलब फेडरेशन मतलब अखिल भारतीय संघ का आपकी स्थापना की गई।
तो देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणित भारत सरकार अधिनियम पारित होने का रूप हुआ। तो बिल्कुल सही बात है। अब आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर में 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। और उसके अलावा इस सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 का ठोस योजना का अंतिम आपका क्या हुआ था, रूप पेश किया गया था। और ब्रिटिश भारत में सूबों और प्रांत भारतीय रियासतों को संघ को ऑल इंडिया फेडरेशन आपका गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कथन और कारण वाला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता को पूर्ति करता है। ठीक है, इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। तो इसमें सही देखने को क्या मिलेगा, देखिए ए और आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब स्पष्टीकरण सही क्यों नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। भारतीय संविधान देश की आवश्यकता को पूर्ति करता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्ति करता है, लेकिन कारण क्या बता रहा पूर्ति करने का, कि एक गृहीत संविधान कहा जाता है, इसके कारण इसको पूर्ति किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है। इसको गृहीत संविधान जरूर कहा जाता है, मतलब दूसरे देशों से ग्रहण करा हुआ, लेकिन इनके कारण आपकी पूर्ति नहीं करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। मतलब ये चीज़ें क्या समझने वाली चीज़ें, कंसेप्ट वाली, जब जाओ आके कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है आप बना पाओगे। नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी, तो मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, मौलाना आज़ाद तो आपको पता है कौन थे। ठीक है, कौन थे ये, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। इन्होंने विरोध किया था, उन्होंने समर्थन किया था। ये 2010 MPPSC। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, तो ये अपने महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मिशन की तरह बेजान है। ठीक है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिन्हें राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि हो। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो ये आपका कथन किसने बोला था, तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और आपको पता है MPPSC, ठीक है, आपका एक तो पॉलिटी या फिर हिस्ट्री। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन क्या करता है, कथन के रूप में पूछता है कि ये कथन किसने कहा था। तो जितने भी घटना चक्र में आपको इतिहास में और पॉलिटी में कथन दिखे वो याद कर लो, पूछा जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि संविधान एक मिशन की तरह बेजान चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। संविधान क्या एक दस्तावेज है, एक मशीन की तरह। ठीक है, इसमें लोग जीवन फूंकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो सत्ता में आते हैं वो क्या करते हैं, जीवन फूंकते हैं, तो इसका क्या नियंत्रण करते हैं। बस भारत में क्या कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। तो देखो आजकल तो ईमानदार नेता बचे ही नहीं हमारे देश में। ठीक है, सभी भ्रष्टाचारी है। अच्छा हो तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब आज के नेता नहीं है, वरना आपको पता है कि हमारे देश को पूरा बेड़ा ही ढाल देते ये लोग तो। ठीक है, तो इस चीज़ में तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। संविधान जब हमारा बना, ठीक है, उस समय हमारे देश में जो नेता थे सभी ईमानदार थे, उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। ठीक है, वरना आज के जो नेता थे यही लड़ झगड़ के अपने बीच में कभी संविधान ही सही से लागू नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसने कहा था, तो ये आपका किसने कहा था, आइवरस जेनिंग्स का। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। क्या बोला था इन्होंने, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। इनका कहने का मतलब ये था कि अल्पसंख्यक में आपके मुस्लिम आ जाएंगे, ईसाई आ जाएंगे, पारसी आ जाएंगे, इनके महत्व को कम आंका है। तो ये बोला था आपका आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट किसने कहा था, संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अब ये बात भी सही है क्योंकि कांग्रेस के ही लोग वहाँ पर ज़्यादा थे। तो ये कहा था आपका ऑस्टिन ने। ठीक है, ऑस्टिन ने। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये बात किसने कहा था, तो ये कहा था पद्मश्री इनको मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये कौन थे, इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, ग्रेनविल ऑस्टिन। अब उनकी एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी एक पुस्तक थी। उसमें बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला आपकी सदस्य थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब
कल से हम देखेंगे क्या, प्रमुख समिति और उनके सभा और उनकी समितियाँ। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का जो है कि पहले आपको कुछ भी कंसेप्ट आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका कंसेप्ट हम आपको थोड़ा बहुत बता दें और उसी से आपको फिर MCQ करवाएं, ठीक है। तो जो MCQ आपको पता है, घटना चक्र में जो भी MCQ है आपको पता है कि एक भी आपका फालतू नहीं है। क्या नहीं है? फालतू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका जितनी भी स्टेट PSC है, ठीक है, PCS है या PSC है, इनमें पूछे गए प्रश्न है। और आप सभी को पता होगा कि सभी प्रश्न तो नहीं, मान के चलो कि आपके वापस रिपीट होने की संभावना चांस फुल रहते हैं, ठीक है। जैसे इस साल ये रिपीट हो गया तो अगले साल दूसरा रिपीट हो जाए, तीसरा रिपीट हो जाए, ऐसे चल के इनका चक्रानुसार चलता रहता है, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घटना चक्र से ही हमारे MPPSC ने 20, 21, 22 में क्वेश्चन बनाने की इनकी करी है। घटना चक्र में देखो ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उससे थोड़े बहुत लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। लेकिन घटना चक्र आपके माना जाए तो पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी, ठीक है, और उसके अलावा हमारा कौन सा हो जाएगा, इतिहास। इन तीनों चीज़ों के लिए आप अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद घटना चक्र लगाते हैं, काहे के लिए, MPPSC प्री के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप मानो कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आपको पता है MPGK में तो आप सभी अच्छे से पढ़ ही लेते हो, यूनिट 9 भी अच्छे से पढ़ लेते हो, यूनिट 10 भी अच्छे से पढ़ लेते हो। दिक्कत कहाँ, पॉलिटी, जियोग्राफी और इतिहास। तो इन तीनों के लिए आपको घटना चक्र ही फॉलो करना चाहिए लूसेंट पढ़ने के साथ, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और घटना चक्र लगाने में क्या होता है कि अपन को आता है आलस, ठीक है। पहली बात तो ये, घटना चक्र लगाने में आता है क्या बाबा अपने को, आलस। कौन लगाएगा रे इतनी बड़ी। तो आपकी इस समस्या को हमने समाधान कर दिया है कि हम आपके लिए घटना चक्र के सभी प्रश्न से मतलब ये है कि जैसे कुछ प्रश्न आपको रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उनको नहीं लाते हैं। जो एक बार एक प्रश्न आता है उनको लाते हैं हम, और कुछ नए से प्रश्न दिखते हैं तो उनको लेकर आते हैं। सभी तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, सभी को करना इम्पॉसिबल, मतलब बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो क्या मतलब। इसलिए हम जो नए प्रश्न उसमें दिखते हैं, जैसे आपको पूछ लिया संविधान सभा के बारे में, अब संविधान सभा का हम 1 या 2 क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। अब उसके जैसे क्वेश्चन आपको 3, 4, 5, 6, 8, 10 दिख जाएंगे, तो सभी लेकर थोड़ी आ सकते। तो आपके आलस को दूर कर दिया। और इसके लिए आप क्या, रात में सोते समय 2x में ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ये सीरीज़ आपकी जब तक आपकी PSC एग्ज़ाम नहीं होती है, जब तक PSC एग्ज़ाम होती है मैं आपके लिए क्या करूँगा, 1 मिनट, जब तक PSC, तो आपके लिए मैं पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी और जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, इन दोनों की घटना चक्र आपको कंप्लीट करवा दूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। भले इस लेक्चर पे आपके व्यू एक भी ना आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भले मेरे इस लेक्चर से 5 व्यक्ति डेली पढ़ रहे हो, लेकिन वो डेली अपना दे रहे हो, तो भी मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्लास को यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। और किसी का कोई डाउट रह गया हो तो अपना कमेंट में करें, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर देना, और इस सीरीज़ को आगे ऐसे ही प्यार देते रहना, ठीक है।